आपको अदर देन रिस्क बेस्ड ऑडिट करनी पड़े तो रिस्क को ट्रीट करने के 4 तरीके हैं। ये मैं यही टॉपिक खत्म करा रहा हूँ। पहला तरीका है मिटिगेशन, मिटिगेशन को कहते हैं मिनिमाइजेशन। दूसरा तरीका है अवॉइडेंस, तीसरा तरीका है ट्रांसफर और चौथा तरीका है एक्सेप्टेंस। ओके, अब इसमें क्या चीजें होती हैं? एक बात याद रखें, रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता। ये पेपर में सवाल आ सकता है कि हाउ कैन यू एलिमिनेट? द सिंपल आंसर इज इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मिटिगेट का मतलब होता है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन करने के लिए हमें कंट्रोल्स लेनी पड़ते हैं। ये हो गई मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब है उसको कंट्रोल करना। ओके, अवॉइडेंस का मतलब क्या है? अवॉइडेंस का मतलब ये है कि वो काम ही ना करो जिससे रिस्क अकर हो। ठीक है, मैं इसकी मिसाल देता हूं जो कि बहुत मुश्किल है वो करना। अवॉइडेंस ये है कि मैं आपसे कहता हूं कि यार इंटरनेट बैंक, जिस तरह अभी आप ये बात कर रहे हैं, ये जो ने बात की मुताहिर पैसों की, तो मैं कह दूं कि भाई आपने पेमेंट चेक कैश में कलेक्ट ही नहीं करनी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब कैश कलेक्शन ही अलाउड नहीं होगी, पेमेंट कलेक्शन है वो ऑनलाइन होगी, कैश कलेक्शन नहीं होगा। जब कैश कलेक्शन ही नहीं होगा तो ये मसला ही नहीं आएगा। तो आपने क्या कर दिया? वो काम ही नहीं करना जिसमें खतरा हो, अवॉइडेंस। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ खतरा है, आपको पता है यहाँ खतरा है, आप रिस्क आप करेंगे मत। आपको पता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे खतरा है, बेनिफिट भी है, रिस्क है। अवॉइडेंस क्या है? आप मत करें। कौन आपको कह रहा है क्या करें? नो वन कैन बाउंड यू, नो वन कैन कंपेल यू कि आप स्टॉक एक्सचेंज में करें। ठीक है, मोबाइल की मैंने बात की, डाटा लीकेज है, इंटरनेट के ऊपर थेफ्ट हो सकता है, आप इंटरनेट यूज ही ना करें उस मशीन पे। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट यूज ना करें, मैं कह रहा हूं उस मशीन पे इंटरनेट यूज ना करें। अवॉइडेंस, राइट? अवॉइड करने का मतलब यह है कि वो काम ही ना करें, सिंपली। अच्छा, ट्रांसफर, वो मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार। रिस्क ट्रांसफर क्या है कि आप इंश्योरेंस ले लें, राइट? या जिस तरह इन्होंने किया है कि ये जो बेसिकली थर्ड पार्टी के थ्रू कलेक्शन करा रहे हैं, ये भी एक तरह का रिस्क ट्रांसफर है, खुद नहीं कर सकते। या आपने जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स देखी होंगी, डॉलेंस है, ओरिएंट है, वट एवर, ये लोग क्या करते हैं? अपने कस्टमर सेंटर्स को आउटसोर्स कर देते हैं ताकि कस्टमर डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से डील ना करे। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने बताया आउटसोर्स होती है, तो आउटसोर्सिंग क्या है? रिस्क ट्रांसफर। इंश्योरेंस करना क्या है? रिस्क ट्रांसफर, राइट? हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने जाते हैं, बाजू का जब हमें पता हो कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट बहुत रिस्की चीज है, तो हम क्या करते हैं? हम थर्ड पार्टी को ले आते हैं कि भाई तुमने डिप्लॉयमेंट करनी है, राइट? तो रिस्क ट्रांसफर। तो अच्छा, तो अवॉइडेंस क्या है? वो काम ही ना करो। ट्रांसफर क्या है? कि शेयर करो। इंश्योर्ड गाड़ी है, आपको खतरा है चोरी हो सकती है, आप क्या करें? इंश्योरेंस करा लें। इंश्योरेंस से क्या होगा? गाड़ी का थेफ्ट नहीं रुकेगा, लेकिन थेफ्ट के बाद जो नुकसान है वो कंपनसेट हो जाएगा। तो रिस्क ट्रांसफर। ओके, एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल, एक्सेप्टेंस ये है कि आप कबूल कर लें कि भाई मुझे ये रिस्क कबूल है, कोई मसला नहीं है, इसका नुकसान मुझे कबूल है। कैसे? आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपए हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब आप 100 रुपए को महफूज करने के लिए अगर 2000 रुपए का ताला लगा देंगे, तो ये अकलमंदी तो नहीं है ना। अब ताला 2000 रुपए का है, जो कंट्रोल आपने लिया वो लॉक लिया, वो 2000 रुपए का, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, क्या बचाने के लिए, कितना नुकसान बचाने के लिए आपने, कितने नुकसान से बचने के लिए आपने 2000 रुपये इन्वेस्ट किए? 100 रुपए के नुकसान से बचने के लिए आपने 2000 रुपये लगाए। इसका मतलब ये है, अमाउंट ऑफ लॉस, if the amount of loss is less than the cost of the control, it's better to accept the loss. That is risk acceptance। एक बात। दूसरी बात, रिस्क जब आप कंट्रोल से ट्रीट कर लेते हैं, उसके बाद भी मैंने कहा कि रिस्क एलिमिनेट नहीं होता, फिर भी कुछ रिस्क रह जाता है। तो वो जो रिस्क रह जाता है, उस रिस्क को, लेफ्ट ओवर रिस्क जो है, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल रिस्क। अब अगर रेजिडुअल रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए और उसकी कॉस्ट
लॉस से ज्यादा है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कहने का मकसद ये हो गया कि रेजिडुअल रिस्क क्या है? रेजिडुअल रिस्क इज द लेफ्ट ओवर रिस्क आफ्टर टेकिंग कंट्रोल। कंट्रोल लेने के बाद जो रिस्क बचेगा उस रिस्क को क्या कहेंगे? रेजिडुअल रिस्क कहेंगे, राइट? अच्छा, ये जो रेजिडुअल रिस्क है, अगर इसको भी कम करने की कोशिश की जाए बाय टेकिंग सम कंट्रोल, तो फिर हमें ये देखना है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या है। अगर उसकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल is greater than the amount of loss, it's better to accept the risk। तो या तो आप अमूमन होता क्या है, हम रेजिडुअल रिस्क को ही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि रिस्क ट्रीटमेंट जो है उसके 4 तरीके होते हैं। रिस्क मिटिगेशन जो कि सबसे ज़्यादा इन प्रैक्टिस होता है, रिस्क अवॉइडेंस है, रिस्क ट्रांसफर है, रिस्क एक्सेप्टेंस है, और रेजिडुअल रिस्क है। जो लेफ्ट ओवर रिस्क है वो मैंने बता दिया रेजिडुअल रिस्क है, और रेजिडुअल रिस्क को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अमूमन एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, और अच्छा ये नहीं होता कि वर्बल एक्सेप्टेंस है, ये बात याद रखिएगा। रेजिडुअल रिस्क की एक्सेप्टेंस के लिए मैनेजमेंट का अप्रूवल जरूरी है। इट्स इट इज नॉट verbally accepted by someone, it must be it must be the approval of the residual risk must be आप कहें the acceptance of the residual risk must be approved by the competent authorities, by the higher authorities, by the top management, by the strategic management, whatever। ठीक होगी बात? आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो ये हमारा रिस्क बेस्ड ऑडिट भी क्लियर हो गया, रिस्क असेसमेंट भी मैंने करा दी, रिस्क ट्रीटमेंट भी मैंने करा दी, कुछ चीजें जो ऑब्जेक्टिव के हवाले से थी वो भी मैंने बता दी, एग्जांपल्स भी मैंने दे दी। इट्स नाउ क्लियर फ्रॉम माय साइड नाउ। ओके जी, अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज दो टॉपिक हैं, कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट CSA, और दूसरा है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स CAT। अच्छा, ये अब हमने शुरू करना है। ये जो टॉपिक्स हैं जो कि कंट्रोल क्या कहना है, यहाँ से हमारा OIS ऑडिट का प्रोसेस खत्म हो गया, ये दो टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को, बल्कि अभी मैं ये इंटरनल कंट्रोल्स भी करा देता हूँ। इंटरनल कंट्रोल्स एक चीज़ होती है, इंटरनल कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव एक चीज़ है, और एक है कंट्रोल्स की टाइप्स करा देता हूँ, और फिर एक होता है ऑडिट रिस्क। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अब हमने करने हैं, राइट? ये अगले लेक्चर्स में होंगे। बहरहाल अभी हम चलते हैं कंट्रोल की टाइप्स। अब हमने कंट्रोल, हमें पता चल गया कंट्रोल 3 किस्म के होते हैं। एक हमारा होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल, एक हमारे होते हैं डिटेक्टिव कंट्रोल्स, एक हमारे होते हैं करेक्टिव कंट्रोल्स। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल्स भी बता देता हूँ क्या होता है, वो भी इन्हीं 3 किस्म के होते हैं बेसिकली। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, एनी क्वेश्चंस? अब हमारी जो अगली क्लास है दैट वुड बी ऑन संडे, संडे 7 से 9। जी पूछिए। सर ये IS ऑडिट वाला हमें ICMA के स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना चाहिए या फिर सीसा मैनुअल हम पढ़ सकते हैं पूरा, या उसमें से कुछ टॉपिक एलिमिनेट करने पड़ेंगे? यार आप दोनों से पढ़ सकते हैं, मैं आपको, आप दोनों पढ़ेंगे, मैंने आपको दोनों के कंटेंट कवर करा दिए। चॉइस इज योर्स, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको दोनों के कंटेंट कवर करा दिए। आप चाहे वहां से पढ़ें चाहे वहां से पढ़ें, दोनों कवर कर सकते हैं। सीजा की इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है,
वो लैंग्वेज थोड़ी सी आसान है, लेकिन मैंने आपको दोनों की कंटेंट्स कवर करा दी हैं। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई और सवाल? फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग रिव्यू मैं चीज़ एक दफ़ा रिकैप कर दूं कि आज हमने शुरू में बेसिकली आईएस ऑडिट को रिकैप किया, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा कि ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा प्री ऑडिट प्लानिंग के अंदर जो एविडेंस कलेक्शन है उसके बारे में हमने देखा, और उसके बाद हमने रिस्क बेस्ड ऑडिट पढ़ा। रिस्क बेस्ड ऑडिट के बारे में मैंने ये बताया कि रिस्क बेस्ड ऑडिट बेसिकली क्या होता है कि ऑडिट की प्री प्लानिंग फेज के अंदर हमें ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं जो कि मैंने लिखे हैं, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं कि सबसे पहला काम हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर हम रिस्क एनालिसिस और असेसमेंट करते हैं, और फिर हम रिस्क ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ये हमने करनी नहीं है। बेसिकली इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर जो है वो प्री ऑडिट प्लानिंग में रिस्क को ट्रीट कर रहा होगा, वो जस्ट इस चीज की ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा होगा, सोच रहा होगा। मतलब बीइंग एन ऑडिटर, आप प्री ऑडिट प्लानिंग में ये सोच रहे होंगे कि आपका जो ऑडिटी है उसको एक्चुअली जब ये काम करना था तो उसने क्या सोचा होगा, उसके क्या रिस्क हैं। फिर उनको आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क एनालिसिस आपने किया। एनालिसिस या असेसमेंट क्या है? जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किए हैं या डिटरमिन किए हैं पहली फेज में, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आप ये 3 आइडेंटिफाई करेंगे कि उनका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस वो कितनी है, और उनका जो इम्पैक्ट है चाहे वो मॉनेटरी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो कि फाइनेंशियल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि आपकी गुडविल, आपकी रिप्यूट, आपको कोई लीगल क्या कहना चाहिए, लीगल पेनल्टी पड़ सकती है। तो ये चीजें, तो ये इम्पैक्ट आप डिटरमिन करते हैं। जब आप ये डिटरमिन कर लेते हैं तो फिर आप ये सोचते हैं कि इनको रिस्क को ट्रीट कैसे किया जाना चाहिए। उसके लिए आप ये सोचते हैं कि क्या कंट्रोल्स लेने चाहिए जिनसे ये रिस्क ट्रीट हो जाए। तो जब ऑडिटर ये सारा होमवर्क कर लेता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है कि जब वो ऑडिटी के पास जाएगा तो उसने उससे सवाल क्या पूछने हैं। आपने ऑडिट में कंट्रोल्स की असेसमेंट करनी है, तो कंट्रोल्स की असेसमेंट के लिए जो सवाल आप पूछेंगे उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल्स क्यों लिए गए, क्योंकि रिस्क क्या थे। तो उसका आपका एनालिसिस यहाँ पे बहुत अच्छा होमवर्क हो जाएगा। तो एक तो ये टॉपिक हमने आज किया। दूसरा टॉपिक ये था, दूसरी बात जो हमने की वो ये कि रिस्क ट्रीटमेंट जो है अदर देन रिस्क बेस्ड ऑडिट, उसमें 4 तरीके होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि रिस्क मिटिगेशन होता है, रिस्क अवॉइडेंस होता है, रिस्क ट्रांसफर होता है, रिस्क एक्सेप्टेंस होता है। और इन सारी ट्रीटमेंट के बाद अगर फिर भी कोई रिस्क बच जाए तो उस रिस्क को हम रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। और रेजिडुअल रिस्क के बारे में मैंने एक बात ये बताई कि रेजिडुअल रिस्क का मैनेजमेंट के का रेजिडुअल रिस्क के लिए मैनेजमेंट का अप्रूवल जरूरी है कि मैनेजमेंट को एक तो ये पता हो कि हमारा रेजिडुअल रिस्क क्या है और उसकी एक्सेप्टेंस और अप्रूवल भी हो। ये जो लोग रिस्क मैनेजमेंट या असेसमेंट करते हैं वो अपनी तरफ से ये सोच के नहीं बैठ जाएंगे कि ये रिस्क रेजिडुअल रिस्क है। अगर मैनेजमेंट कहती है कि इस रेजिडुअल रिस्क को भी मिटिगेट करो, तो फिर उसको मिटिगेशन के बाद जो रिस्क निकलेगा वो रेजिडुअल रिस्क होगा। तो मैनेजमेंट कैन गिव यू एनी डायरेक्शन, बट द पॉइंट इज यू मस्ट टेक द अप्रूवल ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिडुअल रिस्क, पहली बात। अच्छा जी, ये कैसे रेजिडुअल रिस्क की एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि अगर द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ लॉस, इट्स बेटर टू एक्सेप्ट द रिस्क, चाहे रेजिडुअल रिस्क हो या प्राइमरी रिस्क हो। अवॉइडेंस भी बता दिया। अवॉइडेंस क्या है कि वो काम ही ना करें जिससे रिस्क हो। ट्रांसफर क्या है कि शेयरिंग कर लें, मैंने बता दी। इंश्योरेंस है, आउटसोर्सिंग है। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस ये है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये रिस्क, हमें जो लॉस है ये कबूल है। ओके, एक और बात, ये बात भी बताता चलूं कि ये एक, जब आप असेसमेंट कर लेते हैं तो आप इसको रिस्क फॉलोअप भी कह सकते हैं, ये अगली एक्टिविटी है। ये फॉलोअप का मतलब ये है कि जब आपने असेसमेंट कर ली, ये ऑडिटर नहीं करेगा, ये ऑडिटी की मैनेजमेंट कर रही होगी। रिस्क फॉलोअप, या हम इसको रिस्क मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती। ये उसकी रीज़न ये है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आती है, याद रखिएगा, तो जब चेंज आएगी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट चेंज हो जाए, चाहे कोई इक्विपमेंट नया आ जाए, या आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करें, या आप एक नया सेक्टर ओपन करें, तो या कोई नई नया प्लान आप बनाएं या नई टेक्नोलॉजी लेकर आएं, उससे फिर नए रिस्क आते हैं। तो ये जो रिस्क असेसमेंट है, ये जो मिटिगेशन है,
ये जो मॉनिटरिंग है इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, इट्स नॉट वन टाइम, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ वन टाइम एक्सरसाइज, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये भी हमें करते रहना है। फॉलोअप भी हमें करते रहना है। जब हमें पता चल गया कि हमारा असेसमेंट क्या है, हमें पता चल गया हमने ट्रीट क्या करना है, तो फिर हमें ये फॉलोअप भी करना है और रिस्क मॉनिटरिंग भी करनी है। ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि कंट्रोल की टाइप्स क्या हैं, वो मैंने बता दिया, 3 हैं, इनको डिस्कस मैं नेक्स्ट में करूंगा। प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है, डिटेक्टिव कंट्रोल होता है, करेक्टिव कंट्रोल होते हैं। आई वुड डिस्कस दीज 3 कंट्रोल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर ऑडिट रिस्क है, उनकी टाइप्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ये ऊपर हो गया, इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑन संडे फ्रॉम 7 to 9। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? बासिम ठीक है, कोई इशू? No sir, no issue. ओके, चलें ठीक है बासिम, जी सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट में संडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह, संडे 7 to 9। इंशाल्लाह सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जी 7 to 9 संडे PM, सुबह 7 बजे नहीं हो सकती भाई।